मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन कराती है। संविधान के भाग 14 में के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। पृष्ठभूमि संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 315 में वर्णित है। स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के अंतर्गत हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे डी वेहरेगे। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। कार्यवाहक हैं जो सचिव हैं वंदना वैद। उप सचिव हैं राखी सहाय। सदस्य हैं चंद्रशेखर रायकरण और रमन सिंह व देवेंद्र सिंह। एक पद रिक्त है अभी। कार्यकाल है अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि तक बने रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में वहीं 65 वर्ष तक है। अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही हैं। मुख्यालय है इंदौर में। कार्य राज्य सेवाओं के लिए भर्ती निकाय। संरचना एक अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या का वर्णन नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। प्रथम परीक्षा हुई थी 1958 में। अनुच्छेद हैं 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना। 315 में दिया गया है लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में। 316 में नियुक्ति योग्यता पद अवधि त्यागपत्र के बारे में। 317 में हटाने की प्रक्रिया के बारे में। 318 में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। 319 में आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष का पद पर बने रहना पुनर्नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति दी गई है। 322 में आयोगों का खर्च संचित निधि पर आधारित होता है। और 323 में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन के बारे में वर्णित है। आयोग के कार्य क्या हैं? राज्य सरकार से नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना। राज्य लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मामलों में सलाह ली जाती है। पहला है लोक सेवकों की निंदा के बारे में। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में। पद मुक्ति या बर्खास्तगी के बारे में। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को सेवाओं व संख्या संबंधी अन्य कार्यों भी सौंपे जा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है, किंतु किसी भी सदस्य को हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है। इन्हें केवल राष्ट्रपति ही किन्हीं मामलों में हटा सकते हैं जो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने में वर्णित है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को कदाचार के प्रकरण के चलते ही हटा सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में वह उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच जिसमें कदाचार सही पाया गया हो तभी अंतिम निर्णय लेते हैं। राज्यपाल न्यायालय के द्वारा की जा रही जांच के समय सदस्यों को निलंबित कर सकता है। आयोग के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 320 व 321 में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष या स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि वह बहिर्मुख एवं स्वच्छता से
पदावधि तक कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। पृष्ठभूमि है 20 नवंबर 1989 में राष्ट्रीय बाल अधिकार पर हस्ताक्षर हुए और 2 सितंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार लागू हुआ और 11 दिसंबर 1992 को भारत में CRC पर हस्ताक्षर किए। 20 जनवरी 2006 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 में और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जिला बाल संरक्षण अधिकार के बारे में बताता है। सामान्य परिचय। स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 में केंद्र सरकार द्वारा। प्रकृति है संवैधानिक निकाय। आधार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोएडा मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों का संरक्षण व विकास करना। प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंका नुनगो। आयोग की संरचना क्या है? आयोग की संरचना में है इसका गठन बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन 2007 में किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधन किया गया था। यह आयोग देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण करता है। अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 द्वारा अंगीकृत बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को इस समझौते का अनुमोदन किया गया था कि इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग बच्चों से जुड़े कानूनों व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। आयोग की संरचना है धारा 3 में दिया गया है। आयोग का गठन एवं संरचना व मुख्यालय। धारा 3 के अंतर्गत एक केंद्र सरकार द्वारा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। धारा 3 के अंतर्गत 2 की धारा में बताया गया है संरचना के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य कम से कम जिसमें 2 महिलाएं होगी और योग्यता इसी के अंतर्गत है। धारा 3 के अंतर्गत 2 के अंतर्गत है अध्यक्ष बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहन करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। सदस्यों के बारे में निम्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसे श्रेष्ठ गुण योग्यता सत्यनिष्ठा शिक्षा बाल स्वास्थ्य देखभाल किशोर न्यायालय अपेक्षित विकलांग बच्चों के मामले बाल मनोवैज्ञानिक एवं बाल शास्त्र बच्चों से जुड़े कानून। धारा 3 के अंतर्गत 3 के बारे में बताया गया है। आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। धारा 4 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष के बारे में बताया गया है केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे। 2 सदस्य होंगे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त और बाकी सदस्य में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पदावधि व सेवा शर्तों के बारे में धारा 5 में वर्णित है। धारा 5 के अंतर्गत 1 में अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रह सकता है, जबकि सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। सचिव कम से कम 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत 2 में त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपेगा। अधिकतम 2 बार पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है
धारा 6 में वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कटौती नहीं की जाएगी वेतन में। धारा 7 में पद से हटाया जाना। अध्यक्ष केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। आधार होगा इसमें साबित कदाचार। अध्यक्ष व अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा, और आधार वही होगा। आधार के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या है आधार इसमें। साबित कदाचार, शारीरिक असक्षमता, दिवालिया घोषित होने पर, पदावधि द्वारा अन्यत्र पद नियोजित पर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर फिर भी अध्यक्ष या एवं सदस्य को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उससे सुनवाई का अवसर प्रदान न किया जाए। नैतिक आवश्यकता का आधार करने पर, धारा 8 में वर्णित है, अध्यक्ष व सदस्य पद रिक्त होने पर 90 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। आयोग के प्रतिवेदन धारा 16 में दिए गए हैं। प्रतिवेदन के प्रकार: विशेष प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन। प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अन्य तथ्य: आयोग का प्रतिवेदन धारा 16 में वर्णित है। केंद्र सरकार संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी, और जबकि राज्य सरकार संबंधित राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। केंद्र या राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर होने वाली कार्यवाही के एक परीक्षण के साथ संबंधित संसद या विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। आयोग की प्रक्रिया है: आयोग केंद्र सरकार के सहयोग से अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगा। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा। आयोग के सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष किन्हीं कारणों से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। आयोग के किसी आदेश विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। सदस्य सचिव आयोग के एक मुख्य कार्य अधिकारी होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। संयुक्त सचिव व अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। सामान्यतः महिला एवं बाल विकास से जुड़ा होता है। आयोग की शक्तियाँ: किसी मामले की जांच के दौरान आयोग को कोई कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। भारत के किसी भी हिस्से में ऐसे व्यक्ति को समन जारी करना या उसे उपस्थित होने के लिए कहना या शपथ दिलाकर जांच करने के लिए कहना, किसी दस्तावेज की खोज करना या निर्णय या निर्माण करने के लिए आवश्यक अधिकार, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, कोई कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी बुलवाना, गवाह या दस्तावेज की जांच के लिए आयोग का गठन करना, किसी मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिन्हें उस संबंध में न्यायिक शक्तियाँ अधिक हों। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। पहला है बाल अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला लंबित होने पर सरकार को कार्यवाही करने या अन्य किसी अभियोजन की अनुशंसा करना। यदि निचली अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञापत्र के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जाना। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को संबंधित सरकार या प्राधिकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा करना। आयोग के कार्य क्या हैं?
बाल अधिकार उल्लंघन की जांच करना, ऐसे मामलों में कार्रवाई की पहल करना। ऐसे कार्य को 2005 के अधिनियम में भी निर्दिष्ट किए गए हों। किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की जांच एवं समीक्षा करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। रक्षात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करना। किशोर संरक्षण गृह या बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निर्माण का निर्णय देना। संस्थानों का निर्णय देना या सुझाव देना। बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि से बचाने हेतु कदम उठाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों में समानता के साथ ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एवं बाल मजदूरी पर रोक, इससे संबंधित बातों पर निगरानी रखना। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है बच्चों के संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह वर्णित है। इसमें 86वें संशोधन 2009 में हुआ। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 39E में राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 45 में राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 51K में माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे। बच्चों से जुड़े हुए कानून या संविधान में प्रावधान। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 यानी पॉस्को का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें 2019 में संशोधन हुआ। पोर्नोग्राफिक्स उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर 20 साल की सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। भारत गणराज्य के 43वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। पृष्ठभूमि है संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। विस्तार संपूर्ण भारत पर। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या नियत करे। परिभाषा है इसमें धारा 3 के अंतर्गत के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य और उसके अंतर्गत उपाध्यक्ष भी हैं। अल्पसंख्यक से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह समुदाय अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए। आयोगों का गठन केंद्र सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात उस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और उसे समनुष्ठ कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। संरचना अध्यक्ष हैं इसमें सैयद गयारुल हसन रिजवी, उपाध्यक्ष आतिफ रशीद। 5 सदस्य। यह उन 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 5 सदस्य अल्पसंख्यक आयोग समुदायों से होंगे।
पदावधि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जब वह पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। हटाने की प्रक्रिया में है अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा संबोधित करते हुए किसी भी समय यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा। केंद्रीय सरकार उपधारा 2 में अध्यक्ष या सदस्य के पद से कभी भी हट सकती है। आधार है इसमें अनुचित दिवालिया होना, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है, दोष सिद्ध और कारावास से दंडित किया जाता है। विकृतचित्त हो और किसी समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, कार्य करने में असमर्थ हो, आयोग के लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित रहता हो, अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अहितकर हो। नोट: परंतु इस खंड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक उचित और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जितने इस अधिवेशन के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों। आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों से होंगी जो विहित की जाए। वेतन और भत्तों के बारे में अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते प्रशासनिक व्यय। धारा 5 में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन भत्ते और पेंशन भी हैं। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का निलंबन न होना। आयोग का अधिवेशन अध्यक्ष आवश्यकतानुसार ऐसे समय और स्थान पर हो जो अध्यक्ष ठीक समझे। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। आयोग के कृत्य संविधान में और संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंध रक्षा उपायों के कार्य को मॉनिटरिंग करना। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए रक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने के बारे में निर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को सुनिश्चित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनको दूर करने के लिए उपायों की सिफारिश करना। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास, शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना। अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रीय सरकार को विशेष रिपोर्ट देना और कोई अन्य विषय को केंद्र सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए। आयोग की शक्तियों के बारे में आयोग को उपधारा 1 के खंड का खंड घ में वर्णित कृत्यों
में से किसी का पालन करते समय विशिष्ट निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अन्य भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यकाल से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और कोई अन्य विषय को भेद किया जाए। वित्त लेखा और संपरीक्षा, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, केंद्रीय सरकार संसद की विधि द्वारा इन निम्नलिखित सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संचय करेगी जितनी केंद्र सरकार उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे। लेख और संपरीक्षा, आयोग समुचित लेख और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में लेखांकों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से भेद किया जाए। आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। वार्षिक रिपोर्ट, आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का उल्लेख कर केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाइयों यदि कोई संपरीक्षा रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाई जाएगी। लेकिन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कार्य त्रिवृंद का लोक सेवा होना। आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। नियम बनाने की शक्ति के बारे में केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन रखा जाएगा। वह प्रारूप जिसमें और वह समय
जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी। कोई अन्य विषय जिसे भेद किया जाना अपेक्षित है या किया जाए। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेंगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु अनुच्छेद 15(4) और 16(4), 315(4), 316 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करती है। इन पिछड़े वर्गों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। अनुच्छेद 300 संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहे तो पिछड़े वर्ग की स्थिति के आकलन के लिए आयोग अथवा अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। यद्यपि इस आयोग की सलाह को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 20 सितंबर 1978 में मोरारजी की देसाई सरकार ने बिंदुवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इस आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, परंतु मोरारजी देसाई सरकार के पतन के साथ ही मंडल कमीशन की सिफारिशें को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। किंतु 1990 में विश्वनाथ प्रताप सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। 1992 में इंदिरा साहनी ने आरक्षण के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित विभिन्न विवादों का निपटारा किया। उन्होंने ओबीसी को पृथक 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी, किंतु ओबीसी जातियों की पहचान के लिए सरकार को एक पृथक ट्रिब्यूनल या आयोग बनाने की सलाह दी। इसी केस में ओबीसी के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इंदिरा साहनी केस के पश्चात केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पारित किया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, किंतु इसे केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया। जबकि 2002 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 के
अंतर्गत एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए इस एक लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि ओबीसी कमीशन को भी सरकार से पृथक एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाना चाहिए। अंततः वर्तमान सरकार ने अगस्त 2018 में संविधान संशोधन क्रमांक 102 में प्रस्ताव क्रमांक 123 के अंतर्गत संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338B और 342A शामिल किए। इसके अंतर्गत ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि यह दर्जा केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदान किया गया है। राज्यों के पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति संवैधानिक है। 102वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत इसके द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 338B इसके अंतर्गत है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगा और उसे संवैधानिक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 342A संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यद्यपि किसी राज्य में पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट करने के लिए वह उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेना, यद्यपि उस पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करना संसद को अधिनियम के माध्यम से प्राप्त होगा। पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2008 में के लिए संविधान राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के लिए राष्ट्रीय आयोग ने निरस्त कर दिया। सामान्य परिचय, स्थापना हुई इसकी 14 अगस्त 1993 में। संवैधानिक दर्जा मिला 2018 के 102वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रगति रही इसका संवैधानिक निकाय है। यह क्षेत्र अधिकार रहा इसका भारत। मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष से RN प्रसाद 1993 में। वर्तमान अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी पहले संवैधानिक अध्यक्ष हैं। मंत्रालय इसका सामाजिक न्याय है। संरचना है, आयोग का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और यह 5 सदस्यीय होगा। निकाय नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मोहर के माध्यम से केवल ओबीसी वर्ग से की जाएगी। यद्यपि अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया था, केवल उल्लेखित था कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, योग्यता आदि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सेवा शर्तें, वेतन सचिव स्तर पर होंगी। पद अवधि 3 वर्ष या अधिकतम 2 बार यहाँ चुना जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी, उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश प्रसाद प्रजापति, अध्यक्ष श्रीमती सुधा यादव, डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह पटेल, श्री मलेज आचारी। योग्यता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की योग्यता का वर्णन संविधान में वर्णित में निर्धारित थी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की योग्यता का वर्णन संविधान में निर्धारित थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। रिपोर्ट है इसमें, रिपोर्ट में